मिडिल ईस्ट की जंग बेकाबू होती जा रही है। उम्मीद है कि नेताओं को सद्बुद्धि आए और शांति कायम हो, लेकिन सद्बुद्धि नहीं आई तो ये जंग महीनों या बरसों तक खिंच सकती है। ईरान इसके लिए तैयार है, उसको लंबी लड़ाई का पुराना अनुभव भी है। दरअसल 1979 की इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद एक पड़ोसी देश ने ईरान पर हमला किया था। उस पड़ोसी की मदद अमेरिका और अरब देश कर रहे थे। उस समय भी रजीम चेंज की कोशिश हुई थी, लेकिन ईरान ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इसके बाद ईरान और अमेरिका की दुश्मनी चरम पर पहुंच गई थी। आज के समय में जो लोग ईरान को चला रहे हैं वे इसी जंग के प्रोडक्ट हैं। ईरान के ज्यादातर नेताओं की सीवी में इस लड़ाई का जिक्र मिल जाएगा। एक और बात, इसी जंग के कारण 1990 में कुवैत वॉर हुआ। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। 2003 में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हुआ और इस्लामिक स्टेट की जड़ में भी यही जंग थी। अगर अमेरिका को ये चैप्टर याद होता तो उसने ईरान पर शायद ही हमला किया होता। ये चैप्टर ईरान इराक युद्ध का है, लेकिन ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था? अकेला होते हुए भी ईरान कैसे बच गया? इस युद्ध में अमेरिका का क्या रोल था और इसने मिडिल ईस्ट को कैसे बदल कर रख दिया? नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव और आप देख रहे हैं क्यूरिस्तान। ये शत अल अरब नदी है, मतलब अरब का किनारा। 200 किलोमीटर लंबी ये नदी टिग्रिस और यूफ्रेट्स के संगम से बनी है। इसका दक्षिणी किनारा पर्शियन गल्फ से मिलता है। इस नदी के किनारे पर इराक का बसरा शहर है। बसरा में इराक का सबसे बड़ा बंदरगाह था। इराक बाकी दिशाओं से लैंडलॉक्ड है। शत अल अरब के जरिए उसका समुंदर से इकलौता कनेक्शन था। इस नदी के दूसरे किनारे पर ईरान का आबादान है। ईरान में तेल का पहला कुआं यहीं मिला था। 1970 के दशक में आबादान ऑयल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी। नदी के रास्ते तेल और दूसरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती थी, यानी शत अल अरब इराक और ईरान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थी। इस पर कब्जे को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। ईरान इस नदी पर ज्यादा हक चाहता था। उसने इराक के विद्रोही गुटों को पैसे और हथियार दिए और उनसे इराक में बवाल करवाना शुरू किया। ये प्रेशर बनाने की टेक्निक थी। उन दिनों ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था। उनको ब्रिटेन, अमेरिका और इसराइल का सपोर्ट था। इराक उनकी तुलना में कमजोर था, इसलिए वो समझौते के लिए तैयार हो गया। उसने शत अल अरब का आधा हिस्सा ईरान को सौंप दिया। बदले में ईरान ने विद्रोहियों को दी जाने वाली मदद बंद कर दी। फिर मार्च 1975 में अल्जीरिया में समझौते पर दस्तखत हुए। ईरान की तरफ से शाह गए थे, जबकि इराक ने सद्दाम हुसैन को भेजा था। उस समय सद्दाम इराक का उपराष्ट्रपति था। उसे ये समझौता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको लगा कि इराक का अपमान हुआ है। सद्दाम ने साइन तो कर दिया, लेकिन वो इस अपमान को भूला नहीं। कट टू 1979 का साल मिडिल ईस्ट के लिए जबरदस्त उथल पुथल लेकर आया था। जनवरी में ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी देश छोड़कर भाग गए। फरवरी में शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी तेहरान लौटे। उन्होंने ईरान में इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। खुमैनी शिया मुस्लिम थे। उनका प्रभाव दुनिया भर के शिया मुस्लिमों में था। इससे सद्दाम को डर हुआ, क्योंकि वो सुन्नी था। इराक में सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जबकि शिया आबादी 60% के आसपास है। सद्दाम को लगा कि ईरान जैसी क्रांति उसके यहाँ भी हो सकती है। इस खतरे को रोकना जरूरी था। फिर मार्च 1979 में इजिप्ट और इसराइल ने शांति समझौता कर लिया। उससे पहले तक इजिप्ट इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब देशों को लीड करता था। इजिप्ट के नेता गमाल अब्देल नासिर अरब राष्ट्रवाद के अगुआ थे, लेकिन 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अरब देशों का कोई सर्वमान्य लीडर नहीं बचा था। सद्दाम को इसमें मौका दिखाई दिया। वो अगला नासिर बनने का सपना देखने लगा। जुलाई 1979 में उसने राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर से इस्तीफा लिखवा लिया और खुद राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनते ही उसने बाथ पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई। वहां पर एक एक कर विरोधियों के नाम पढ़े गए, फिर उन्हें गोली मार दी गई। जो बच गए वे सद्दाम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस तरह सद्दाम हुसैन ने इराक पर अपना शिकंजा कस लिया। फिर नवंबर के महीने में तेहरान में एक कांड हो गया। खुमैनी के समर्थकों ने यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेट्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स को बंधक बना लिया। अमेरिका ने पूरा दम लगा लिया, लेकिन ईरान उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस हॉस्टेज क्राइसिस से सद्दाम को काफी फायदा मिला। उसका दुश्मन अमेरिका का भी दुश्मन बन चुका था। फिर दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में फौज उतार दी। वो कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए अफगान मुजाहिदीनों को मदद देनी शुरू की। उसको इस काम में अरब देशों का भी सपोर्ट चाहिए था। सद्दाम इसके लिए तैयार बैठा था। जब 1980 का साल आया, सद्दाम हुसैन के पास 4 बड़े कारण थे ईरान पर हमले के लिए। पहला, शत अल अरब नदी समझौता, जो उसको लगता था कि फेयर नहीं है। दूसरा, ईरान की इस्लामी क्रांति, जो इराक में भी फैल सकती थी। तीसरा,
अरब वर्ल्ड का लीडर बनने का सपना, क्योंकि वो जगह खाली चल रही थी। और चौथा कारण था ईरान के तेल पर कब्जे की इच्छा, ताकि वो मिडिल ईस्ट में सबसे अमीर बन सके। इराक ने 1973 के ऑयल क्राइसिस से खूब पैसा बनाया था। इस पैसे का इस्तेमाल फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। इसके अलावा आर्मी को भी मजबूत किया गया। इसकी तुलना में ईरान की हालत खस्ता थी। शाह और उनके करीबी काफी संपत्ति अपने साथ लेकर भागे थे। इसके अलावा खुमैनी को रेगुलर आर्मी पर भरोसा नहीं था। उन्होंने शाह के समय के मिलिट्री अफसरों को हटा दिया था। IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास अनुभव की कमी थी और अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री सप्लाई भी बंद कर दी थी। तो सद्दाम के पास वजह थी, मौका था और दस्तूर भी था। 17 नवंबर 1980 को सद्दाम टीवी पर आया। उसके हाथ में शत अल अरब नदी समझौते का कागज था। उसने लाइव टीवी पर अग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया। 5 दिन बाद इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के 8 एयरबेसेस को एक साथ तबाह कर दिया गया। उसी समय टैंक और हजारों सैनिक भी ईरान की सीमा में दाखिल हो गए। उन्हें ज्यादा रुकावट नहीं हुई। इससे सद्दाम बेहद खुश था। उसको भरोसा था कि हफ्ते भर के अंदर ईरान झुक जाएगा। CIA और दूसरी वेस्टर्न एजेंसियों ने 6 महीने का एस्टिमेट रखा था। उन्हें लगा था कि ईरान इससे ज्यादा नहीं लड़ सकता, लेकिन खुमैनी ने खेल पलट दिया। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है, इसमें लड़ना हर ईरानी नागरिक का कर्तव्य है। उनकी अपील पर बच्चे, नौजवान, बूढ़े घरों से निकलने लगे। उन्हें बासिज फोर्स में शामिल किया गया। उनको बताया गया कि शहादत से जन्नत मिलेगी। फिर चीन से प्लास्टिक की लाखों चाबियां मंगवाई गईं। इनको बासिज फोर्स के लड़ाकों को दिया गया। उनसे कहा गया कि ये जन्नत की चाबी है, अगर तुम शहीद हुए तो इसी से जन्नत का दरवाजा खुलेगा। ये गेम चेंजिंग मोमेंट था। बासिज फोर्स के लड़ाके सबसे आगे रहते थे। उनका काम माइंस साफ करना और दुश्मन के अटैक का सामना करना था। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खत्म करना मुश्किल था। जब इराकी सैनिकों का गोला बारूद खर्च हो जाता, तब IRGC के सैनिक धावा बोलते थे। ऐसा करते करते उन्होंने इराक को पीछे धकेल दिया। 1982 आते आते इराक डिफेंसिव मोड में चला गया, जबकि ईरान आगे बढ़कर अटैक कर रहा था। इसने कई देशों में सरकारों की नींद उड़ा दी। यहाँ से फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री शुरू हो गई। कौन कौन फॉरेन प्लेयर्स थे? पहले नंबर पर था अमेरिका। ईरान उसको बड़ा शैतान कहता था। ईरान ने उसकी एम्बेसी को बंधक भी बनाया था। इसके चलते US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को चुनाव हारना पड़ा। इसने अमेरिका को काफी परेशान किया था। वो ईरान का दुश्मन बन चुका था। उसने दुश्मन के दुश्मन इराक को अपना पार्टनर बना लिया। 1982 में उसने इराक को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से हटा लिया। अब वो खुलकर मदद कर सकता था। उसने इराक को हथियार दिए, सैटेलाइट इमेजरी दी, ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस भी शेयर किए। इसके अलावा ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी इराक को बचाया। इस सपोर्ट की बदौलत इराक ने हजारों लोगों को मारा। ईरान के कई इलाकों में केमिकल वेपन्स गिराए गए। कई वेपन्स तो प्रतिबंधित थे। अमेरिका को ये बात पता थी, लेकिन उसने इराक को नहीं रोका। फिर 1983 में उसने डोनाल्ड रम्सफील्ड को सद्दाम से मिलने भेजा। रम्सफील्ड तब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष दूत थे। उन्होंने सद्दाम को कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। एक बात पता है, यही रम्सफील्ड 2001 में जॉर्ज W बुश की सरकार में रक्षा मंत्री बने। जब 2003 में अमेरिका ने सद्दाम के खिलाफ जंग शुरू की, तब रम्सफील्ड ने सबसे ज्यादा माहौल बनाया था। बहरहाल, मई 1987 में इराक ने गलती से US नेवी के एक जहाज पर मिसाइल गिरा दी, जिसमें 37 अमेरिकी सैनिक मारे गए। सद्दाम ने माफी मांगी। अमेरिका ने आसानी से उसको माफ कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, अमेरिका अपना धंधा भी देखने लगा था। उसने सीक्रेटली ईरान को भी मिसाइलें बेची। इससे आने वाला पैसा निकारागुआ के विद्रोही गुटों को जाता था। अमेरिका वहां भी सरकार पलटने में लगा हुआ था। अब चलते हैं दूसरे फॉरेन प्लेयर की तरफ, जो है सोवियत संघ। उसी दौर में सोवियत संघ अफगानिस्तान में फंसा हुआ था। उसने सोचा कि अमेरिका को ईरान में फंसा दो, इसलिए उसने दोनों को हथियार बेचे ताकि जंग चलती रहे और उसके दुश्मनों का ध्यान अफगानिस्तान से हट जाए। तीसरा फॉरेन प्लेयर था फ्रांस। ईरान ने इस्लामिक क्रांति के बाद फ्रांस के इन्वेस्टमेंट्स को नेशनलाइज कर दिया था। फ्रांस को $1 बिलियन से ज्यादा का घाटा हुआ था। वो किसी तरह खुमैनी को हटाना चाहता था, इसलिए उसने इराक का साथ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 से 1988 के बीच उसने लगभग $5 बिलियन के हथियार इराक को बेचे। चौथे प्लेयर थे मिडिल ईस्ट के अरब देश, जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन आदि। इन देशों में राजशाही चल रही थी। उन्हें डर हुआ कि इराक गिरा तो अगला नंबर उनका होगा, इसलिए उन्होंने इराक को $50 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। जॉर्डन ने इराक को लैंड कॉरिडोर दिया। जॉर्डन के पास अपना पोर्ट था, वहां पर हथियार अनलोड होते थे और सड़क के रास्ते इराक पहुंचाए जाते थे। पांचवा प्लेयर था सीरिया। सीरिया में उन दिनों हाफिज अल असद राष्ट्रपति थे। वो शिया थे। आयतुल्लाह खुमैनी से उनकी करीबी थी, जबकि सद्दाम हुसैन से 36 का आंकड़ा रहता था। इसलिए जंग में सीरिया ने ईरान का साथ दिया। उसने अपने यहाँ हिजबुल्लाह को पनपने दिया। फिर इराक सीरिया ऑयल पाइपलाइन बंद कर दी। इस पाइपलाइन से इराक अपना तेल एक्सपोर्ट करता था। बंद होने से उसको
अरबों डॉलर का घाटा होने लगा। छठे प्लेयर थे वो देश जो सीक्रेटली ईरान को सप्लाई भेज रहे थे। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलें भेजी, चीन ने फाइटर जेट्स दिए, लीबिया ने भी हथियार भेजे। उन सबसे इतर एक और देश था जो ईरान को वेपन्स बेच रहा था, ये इसराइल था। इस्लामी क्रांति के बाद दोनों के रिश्ते खत्म हो गए थे, लेकिन इसराइल का लॉजिक था कि ईरान से बड़ा दुश्मन सद्दाम है। उसका बॉर्डर पास में था, ईरान एक तो दूर था और काफी कमजोर भी हो चुका था, उससे आराम से निपटा जा सकता था, लेकिन सद्दाम को रोके रहना ज्यादा जरूरी था। इन सबसे इतर इराक ईरान वॉर का एक और स्टेक होल्डर था, ये थे कुर्द इराक में भी थे और ईरान में भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपना देश देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। कुर्दों की जमीन 4 देशों में बंट गई, ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया। बंटने के बावजूद उन्होंने अपने देश का सपना नहीं छोड़ा। वे अलग होने की मांग उठाते रहे, कुछ ने सशस्त्र विद्रोह भी किया। इराक और ईरान में ऐसे कई गुट बन गए। समय समय पर दूसरी पार्टी अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने लगी। ईरान इराक वॉर में भी यही हुआ। ईरान ने इराक के कुर्दिश गुटों को मदद की, जबकि सद्दाम ने ईरान के कुर्दों को विद्रोह के लिए उकसाया। दोनों देशों में इंटरनल वॉर भी साथ साथ चलने लगा। इराक के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कुर्दिश विद्रोही उसकी सप्लाई लाइन तबाह कर रहे थे। उन्होंने गुरिल्ला वॉर में काफी नुकसान पहुंचाया था। ये देखकर सद्दाम पागल हो गया। उसने कुर्दों को पूरी तरह खत्म करने का प्लान बना लिया। फिर 1988 में उसने 8 शहरों पर केमिकल हथियार गिराए। इसका मास्टरमाइंड सद्दाम का भाई अली हसन अल माजिद था। बाद के दिनों में उसका नाम केमिकल अली पड़ गया। इराक के केमिकल हमलों में 50,000 से ज्यादा कुर्द मारे गए थे। लाखों को शरणार्थी बनना पड़ा। अमेरिका को पता था कि केमिकल बम कौन गिरा रहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स रिसर्च के लिए भी उसने ही भेजे थे, लेकिन जब ये हथियार बने तो उसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। अमेरिका ने उल्टा ईरान पर आरोप लगा दिया। 1988 आते आते इराक और ईरान दोनों की इकॉनमी और मिलिट्री तबाह हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था। वे एक दूसरे के शहरों में मिसाइलें गिरा रहे थे, तेल और गैस के टैंकर्स पर हमले कर रहे थे। ईरान ने इराक के पार्टनर्स को भी नहीं बख्शा, उसने उनके टैंकर्स को भी निशाना बनाया। जब हालात बेकाबू होने लगे तब अमेरिका को अपनी नेवी भेजनी पड़ी। उसने कुवैत के ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी दी, तब भी हमले बंद नहीं हुए थे। फिर 3 जुलाई 1988 को यूएस ने ईरान का एक पैसेंजर प्लेन गिरा दिया। इसमें 290 लोग सवार थे, कोई जिंदा नहीं बच पाया। अमेरिका ने कहा यह गलती से हुआ। उसने मुआवजा देने का वादा किया, लेकिन कभी ऑफिशियली माफी नहीं मांगी और ना ही किसी को सजा दी। उल्टा जिस जहाज ने हमला किया था, कुछ बरस बाद उसके कैप्टन विलियम रोजर्स को मेडल दिया गया। इससे ईरान को लगा कि हमला जानबूझकर किया गया था। इसने दोनों देशों के बीच की दरार को और बढ़ा दिया था। बहरहाल जुलाई 1988 तक ईरान की हालत पस्त हो चुकी थी। उसने जो इलाके जीते थे, इराक ने उन्हें वापस ले लिया था, मगर वो गले तक कर्ज में डूब चुका था। इसके अलावा दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, इसलिए दोनों देशों पर जंग खत्म करने का दबाव था। आखिरकार 20 जुलाई 1988 को ईरान ने यूएन का सीज फायर का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। इराक ने भी तुरंत हामी भर दी। अगस्त 1988 से युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन उनके बीच कभी शांति समझौता नहीं हो पाया। दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। बॉर्डर्स जस के तस थे, कहीं पर रजीम चेंज नहीं हुआ था। दुश्मनी भी अपनी जगह पर बरकरार थी। इसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। वहाँ खुमैनी की ताकत और उनका बनाया सिस्टम मजबूत हो चुका था। उनकी बनाई IRGC की हैसियत बढ़ गई थी। ये पैरेलल सिस्टम चलाने लगी थी। बाद के दिनों में जो लीडर्स आगे बढ़े, उनमें 2 चीजें कॉमन थी। एक तो उन्हें IRGC का सपोर्ट था, दूसरा वे इराक ईरान वॉर का हिस्सा थे, जैसे दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, ईरान के मौजूदा विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी, पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद आदि। आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने इराक ईरान वॉर से अपना करियर बनाया। जंग के बाद ईरान ने अपनी डिफेंस पॉलिसीज भी बदली। उसने सीखा कि अपनी रक्षा खुद करनी होगी, मुसीबत में कोई बचाने नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखकर उसने 3 लेवल्स पर काम शुरू किया। पहले उसने IRGC को मजबूती दी। IRGC इस्लामी क्रांति की रक्षा के मकसद से बनाई गई थी। वे पैसे से ज्यादा आइडियोलॉजी के प्रति वफादार थे। ईरान का दूसरा काम था प्रॉक्सी नेटवर्क्स बनाना। उसने गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में शिया गुटों को मदद दी। ये ईरान के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन गए। उन्हें जैसे चाहे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था और उनसे पल्ला भी झाड़ा जा सकता था। तीसरी चीज ये हुई कि ईरान ने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को उन्नत बनाने पर जोर दिया। उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने में तो कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन उसका मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम काफी आगे है। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ वो इन्हीं हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। इराक में क्या हुआ? वहाँ सद्दाम ने आलिशान विक्ट्री गेट बनवाया। इसमें 2 बड़ी बड़ी तलवारें लगवाई गईं। तलवारों को पकड़ने के लिए उसने अपने हाथों का डिजाइन दिया। हाथ के साथ सैनिकों के हेलमेट्स लगाए गए। सद्दाम ने देश भर में जश्न मनाया, मिलिट्री परेड्स निकाली, लेकिन ये सब दिखावा था।
अगर वो जीता होता तो शांति से शासन करता, लेकिन जंग ने मिडिल ईस्ट को जहां छोड़ा था वहां से शांति की उम्मीद बेईमानी थी। वॉर के कारण इराक पर $100 बिलियन से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। ज्यादातर लोन्स सऊदी अरब और कुवैत के थे। सद्दाम ने कहा, मैंने तुम लोगों को ईरान से बचाया, लोन माफ करो। सऊदी अरब ने थोड़ी रियायत दे दी, लेकिन कुवैत ने मना कर दिया। उसने तेल का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया था। इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत घट गई थी। इराक को उसका भारी नुकसान हो रहा था। फिर सद्दाम ने सबक सिखाने का मन बना लिया। उसने अगस्त 1990 में कुवैत में लाखों की आर्मी भेज दी। एक दिन के अंदर कुवैत उसके कब्जे में था। इससे अमेरिका नाराज हो गया। कुवैत उसका पार्टनर था, अब सद्दाम उसके लिए बोझ बन गया था। फिर जनवरी 1991 में अमेरिका ने 42 देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। 43 दिनों के अंदर उसने कुवैत को आजाद करा लिया था। सद्दाम हुसैन और इराक को इस जंग का काफी नुकसान हुआ। पश्चिमी देशों ने इराक के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए। उसके लिए तेल बेचना मुश्किल हो गया। फिर सद्दाम पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने का आरोप लगा। इसको आधार बनाकर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। 2006 में उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। सद्दाम के जाने के बाद इराक में वैक्यूम पैदा हुआ। इसने अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी गुटों को पनपने का मौका दिया। ये दुनिया के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत लेकर आया। मिडिल ईस्ट कैसे बदला? जंग के बाद अरब देशों ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा लिया था। उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ मिलिट्री बेसेस बनाने की इजाजत भी दे दी। सऊदी अरब का एक इंजीनियर ये सब देखकर घुट रहा था। उसको लगता था कि इस्लाम की पवित्र धरती पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। नाराज होकर उसने अमेरिका के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। फिर सितंबर 2001 में उसने अमेरिका की धरती पर सबसे बड़ा आतंकी हमला कराया। उस शख्स का नाम था ओसामा बिन लादेन। कुर्दों को कभी उनका हक नहीं मिला। अलग अलग देशों ने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया और काम निकलते ही उन्हें दुत्कार दिया। लगभग 3 करोड़ कुर्द आज भी अपने मुल्क का इंतजार कर रहे हैं। ईरान की हालिया जंग और इराक ईरान वॉर में कई समानताएं हैं। इसमें भी फॉरेन प्लेयर्स हैं। तेल और गैस का क्राइसिस है, रजीम चेंज का मकसद है, टैंकर्स पर होने वाले हमले हैं और खतरनाक हथियारों की प्रदर्शनी भी है। अब की बार बस इतना हुआ है कि कुछ कैरेक्टर्स और उनकी भूमिका बदल गई है। 1980 वाली जंग ने मिडिल ईस्ट को हिंसा, आतंकवाद और अस्थिरता के कुचक्र में फंसाया था। अब की बार पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी अभिषेक कुमार। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।